हे गाइस, वेलकम बैक टू एसके भैया। सो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर 5 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर को डिटेल में वन शॉट में पढ़ने जा रहे हैं। तो वीडियो को एंड तक वॉच करना। एंड हाँ, अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से ज्वाइन कर लो, क्योंकि नोटिफिकेशन एंड नोट्स वहीं पे अपलोड होंगे। एंड अगर अभी तक वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो फटाफट से अभी कर लो। एंड वीडियो को चलो कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर को डिटेल में एकदम डेप्थ से स्टार्ट करेंगे। एंड यहाँ पे सारे टॉपिक्स को डिटेल में कवर करेंगे, तो वीडियो को एंड तक वॉच करना। चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक आता है यहाँ पे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन भैया यहाँ पे क्या है? इंट्रोडक्शन बेसिकली यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता क्या है? सबसे पहले ऊपर से ये समझ लो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मतलब ये होता है कि जो हमारे कंपाउंड्स हैं, बेसिकली कंपाउंड्स हमारे कोई भी हो सकते हैं, ठीक है, जिनके ऊपर चार्ज स्टेबल है, नहीं भी स्टेबल है, चाहे वो आयंस के फॉर्म में हो और चाहे वो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में हो, कंपाउंड्स कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर वो कंपाउंड्स अगर अपना एक कोऑर्डिनेशन पेयर बना रहे हैं, यानी एक कोऑर्डिनेट पेयर बना रहे हैं, ठीक है, को पेयर बना रहे हैं, ज्वाइन हो रहे हैं, उन्हीं को बोलते हैं यहाँ पे क्या है, हम कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स, ठीक है। यानी वो कंपाउंड्स जो आपस में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने, उन्हीं को बोलते हैं क्या हम यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जैसे मान लो Mg लिखा हुआ है, ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है? Mg, ठीक है, ये क्या हमारा मेटल है, ठीक है, Mg क्या है हमारा? मैग्नीशियम मेटल है। Cl हमारे यहाँ पे क्या? क्लोरीन है, ठीक है, क्लोरीन है। इन्होंने क्या कर लिया? आपस में बॉन्ड बना लिया, यानी आपस में एक कह सकते हो यहाँ पे आपस में ज्वाइन हो गए, ठीक है, Mg प्लस Cl। तो ये क्या बन गया हमारे यहाँ पे? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन गया, ठीक है। इसी कंपाउंड को बोलते हैं क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। चलो थोड़ा डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एक्सट्रीमली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर कोई बॉन्ड बन जाता है किसी भी कंपाउंड का, उसको सॉल्विंग करने में बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज दैट लाइफ would not have been the possible without the presence of chlorophyll Mg complex in plants and the hemoglobin Fe complex in human blood। बेसिकली तुमसे ये कहा गया है कि ये इंपॉर्टेंट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर तुम जिंदगी को रिकॉग्नाइज कर रहे हो, यानी एक लाइफ को तुम अगर रिकॉग्नाइज कर रहे हो, बेसिकली अगर उसमें कोई भी प्रेजेंस नहीं है, बेसिकली प्रेजेंस का मतलब भैया यहाँ पे क्या मतलब, कोई भी अगर कंपाउंड नहीं है, या फिर कह सकते हो कोई भी अगर क्लोरोफिल के अगर प्रेजेंस में बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो Mg का एक कॉम्प्लेक्स है, यानी Mg हमारा क्या है? मेन कॉम्प्लेक्स है। अगर क्लोरोफिल में अगर Mg का कोई यूज नहीं होगा, कोई प्लांट्स में अगर कोई Mg का यूज नहीं होगा, हीमोग्लोबिन का यूज नहीं होगा, ह्यूमन ब्लड्स में देखते हो कि हीमोग्लोबिन का बहुत काम होता है, अगर उसी का काम नहीं होगा तो भैया तुम यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बना पाओगे? अगर ह्यूमन ब्लड है, अगर उसके अंदर हीमोग्लोबिन है, अगर उनका पेयर है, तो तभी तो तुम वहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स रिप्रेजेंट कर सकते हो ना। अगर ह्यूमन ब्लड है तो तुम यहाँ पे देखते हो हीमोग्लोबिन भी होता है हमारे ब्लड्स में। अगर वो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं ना, हमारा एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड रिप्रेजेंट हो रहा है उन दोनों के बीच का, तो तुम उसी को बोलोगे यहाँ पे क्या? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सेम बात करेगा प्लांट्स की, तो अगर प्लांट्स में अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो प्लांट्स ग्रो नहीं करेंगे तो यहाँ पे उनका जो फूड है वो भी प्रिजर्व नहीं होगा। तो यहाँ पे भी एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनना बहुत जरूरी है, ठीक है। The study of these compounds will broaden our the understanding of the chemical bonding and the physical properties of the coordination compounds such as the magnetic properties। बेसिकली तुमसे ये कहा गया कि हमको आगे ये पढ़ना है कि हम कोऑर्डिनेशन जो बॉन्ड्स होते हैं उसको हम कैसे जोड़ सकते हैं, यानी उसको कैसे बना सकते हैं, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द केमिकल बॉन्डिंग, और उसी के साथ में हम केमिकल बॉन्डिंग भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड जब बनाओगे तो काफी केमिकल्स यहाँ पे क्या करेंगे? बॉन्ड बनाएंगे, तो केमिकल बॉन्डिंग भी यहाँ पे सीखोगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की, वो भी यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या क्या है, वो भी यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर में रिप्रेजेंट होगा। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो मैग्नेटिक यानी बहुत ज्यादा हाईली चार्ज होती हैं, हाईली आयंस के साथ में विजिबल होती हैं, उनके साथ में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। आई होप कि इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड्स, यानी मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड्स कौन कौन से होते हैं? मॉलिक्यूलर का बेसिकली यहाँ पे मॉलिक्यूल्स होंगे, ऐड हो रहे होंगे, वही कंपाउंड्स रिप्रेजेंट हो रहा होगा। बिल्कुल भैया, चलो आगे देखते हैं। व्हेन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 or more simple stable compounds in a molecular proportion is allowed to evaporate, it produces a crystal of new substances known as a molecular or addition compounds। यहाँ भी हमसे कहा गया है कि कोई भी एक सॉल्यूशन ले लो और कंटेन कर लो या दो से ज्यादा सिंपल स्टेबल कंपाउंड्स अगर है, यानी उस मॉलिक्यूल में यानी जो सॉल्यूशन लिया उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक या एक से ज्यादा अगर स्टेबल हैं,
स्टेबल अगर है तो तुम भैया उसको कंपाउंड्स रिप्रेजेंट कर दोगे, यानी वो एक से अगर एक से ज्यादा है तो वो कंपाउंड रिप्रेजेंट हो गया ना। कंपाउंड का मतलब क्या, बॉन्डिंग कर लेंगे, आपस में अपनी बॉन्डिंग कर लेंगे, तो उन्हीं को कंपाउंड्स बोलते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज इज अलाउड टू एवापोरेट। अगर तुम मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज देते हो यानी हीट कराते हो तो कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे वो एवापोरेट कर जाएंगे। ठीक है, इट प्रोड्यूसेस अ क्रिस्टल ऑफ द न्यू सब्सटेंसेस नोन एज अ मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन कंपाउंड्स। ऐसे क्रिस्टल्स जो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में फॉर्म हो रहे हैं उन्हीं को बोलेंगे यहाँ पे क्या, हम क्रिस्टल्स ऑफ न्यू सब्सटेंसेस, यानी क्रिस्टल के फॉर्म में नए सब्सटेंसेस क्या हो रहे हैं, प्रेजेंट हो रहे हैं। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, हम एडिशन कंपाउंड्स बोलते हैं। जैसे मान लो KCl लिखा हुआ है, MgCl है, और क्या हमारा यहाँ पे 6H2O है। ठीक है, अब तुमने क्या किया, ये मॉलिक्यूल्स क्या है, क्रिस्टल की फॉर्म में न्यू सब्सटेंसेस बना रहे हैं। ठीक है, न्यू सब्सटेंसेस बना रहे हैं, तो हमको क्या करना है कि अगर दो या दो से ज्यादा हमको स्टेबल कंपाउंड्स मिल जाते हैं तो क्या बन जाएगा, वो क्या बन जाएगा यहाँ पे, वो स्टेबल कंपाउंड बन जाएगा, यानी मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज से तुम रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे तुमको यहाँ पे मिल गया हमारा KCl MgCl2 डॉट में 6H2O। ठीक है, क्या हो गया, आपस में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया। ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, CuSO4 प्लस में 4NH3, तो यहाँ पे CuNH3 का होल ट्वाइस हो जाएगा 4 में, एंड SO4 को यहाँ पे ज्वाइन हो गया। तो यहाँ पे बोलते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स था वो यहाँ पे क्या हो गए, ऐड हो गए उन कंपाउंड्स में। ठीक है, समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ द मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स, यानी मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स के कितने टाइप्स होते हैं। डबल सॉल्ट, सबसे पहले तो डबल सॉल्ट है भैया, यहाँ लिखा हुआ है। तो आ डबल सॉल्ट इज अ सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय द कंबाइनिंग द टू डिफरेंट सॉल्ट्स दैट क्रिस्टलाइज अ सिंगल सब्सटेंस बट द आयोनाइज एज अ टू डिस्टिंक्ट सॉल्ट व्हेन द डिसॉल्व इन वाटर। बेसिकली तुमसे सॉल्ट, डबल सॉल्ट में ये कहा गया है कि जो डबल सॉल्ट है वो एक सब्सटेंस फॉर्म करता है। भैया कैसे सब्सटेंस फॉर्म करता है, कि अगर तुम दो डिफरेंट सॉल्ट्स को मिक्स कर देते हो, दो डिफरेंट सॉल्ट्स को मिक्स कर देते हो, मान के चलो तुम्हारा एक H2O हो गया और एक तुम्हारा HCl हो गया। बेसिकली HCl यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। मैंने सिर्फ एग्जांपल लिया, आप बाद में ये मत कहना कि भैया आप तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिक्विड में, आप तो उसको सॉलिड में क्यों ले रहे हो। ठीक है, एग्जांपल के लिए लिया है। जैसे मान लो तुम्हारा यहाँ पे क्या है, NaCl है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड है, एंड यहाँ पे तुम्हारा क्या हो गया, दो हमने सॉल्ट कहा है यहाँ पे, तो HCl और NaCl दो ले लिया हमने यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू। अगर तुमने इसको मिक्स किया, NaCl, देखो NaCl हो गया यहाँ पे, और तुम्हारा यहाँ पे क्या हो गया, HCl हो गया। अब तुम यहाँ पे क्या करोगे, इसको मिक्स करोगे तो Cl2 अलग निकल जाएगा और NaOH अलग निकल जाएगा। ठीक है, ये तो निकलेगा ना। देखो मैं बताता हूँ, रुको, देखो NaOH अलग निकल गया और प्लस में NaOH अलग निकल गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, Cl2 अलग निकल जाएगा तुम्हारा। ठीक है, ये तो निकलेगा कंपाउंड्स। तो यही रिप्रेजेंट हो रहा है, यानी दो कंपाउंड्स आपस में अगर मिक्स हो रहे हैं तो तुम यहाँ पे उन सॉल्ट्स को, यानी दो सॉल्ट्स आपस में मिक्स हुए, दो डिफरेंट सॉल्ट्स से उसको कंबाइन किया हमने, तो वो क्या हो गए, क्रिस्टलाइज के फॉर्म, यानी क्रिस्टल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गए। क्रिस्टल्स के फॉर्म में जब रिप्रेजेंट होते हैं तो वो सिंगल सब्सटेंस रिप्रेजेंट करता है। यानी अगर एक क्रिस्टल तुम्हारा बन गया, एक क्रिस्टल में तुम्हारे दो कंपाउंड्स होंगे, अगर तुम्हारे दो कंपाउंड्स होंगे तो कुछ आयंस भी होंगे उसमें। अगर दो डिस्टिंक्ट सॉल्ट तुम्हारे हैं और वो वाटर में डिसॉल्व हो रहा है, तो यानी वो तुम्हारे जो फॉर्म हो रहा है, यानी डबल सॉल्ट जो फॉर्म हुआ वो क्या हो गया, पूरी तरह से कंपाउंड्स रिप्रेजेंट करेगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है। ऐसे सॉल्ट, अगर दो कोई डिफरेंट सॉल्ट्स हैं और तुमने उसको वाटर में मिक्स कर दिया है, कोई केमिकल बॉन्डिंग में, केमिकल सॉल्यूशन में मिक्स कर दिया, अगर वो क्रिस्टलाइज फॉर्म दे रहे हैं, यानी क्रिस्टल्स के फॉर्म में पेयर बना रहे हैं, तो यानी वो कंपाउंड्स तुम्हारे रिकॉग्नाइज हो जाएंगे। ठीक है, these salt lose their identity in solution, which means that when they dissolve in water, that the test positive for all of the ions present in the salt, example Mohr salt and potash salt। अब तुम लोग भैया अपने लैब में गए होगे, यानी तुम लोग जब स्कूल में हो, अभी तुम स्कूल में हो या फिर स्कूल में जो स्टूडेंट्स भाई बाहर है, तो आई होप कि तुम लोगों ने केमिकल टेस्ट तो किया होगा। अब ये बात कहना कि भैया हमने लैब में केमिकल टेस्ट किया नहीं है, तो तुम छुट्टी ले लेते होगे उस दिन, तब तुमने नहीं किया होगा। ठीक है, सबके में होता है। ठीक है, लैब में तुम गए होगे तो तुमने देखा होगा कि तुमने सोल्यूशन तैयार किया होगा, वाटर में सॉल्ट डिसॉल्व किया होगा। ठीक है, उसके बाद एक टेस्ट किया होगा कि जो पॉजिटिव आयंस अगर प्रेजेंट होंगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, और अगर नहीं होंगे तो क्या हो जाएगा, जो व्हाइट सॉल्ट हमारा वो एक कलर फॉर्म करेगा जो कि व्हाइट फॉर्म करता है। तो उसी को बोलते हैं यहाँ पे, एक बार दो सॉल्ट होते हैं हमारे यहाँ पे, क्या, मोहर सॉल्ट और पोटैश एलम। ठीक है, ये दोनों सॉल्ट तुमको तुम्हारी लेबोरेटरी में देखने को मिलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल जैसे लिखा हुआ है हमारा, जैसे FeSO4 NH4 डॉट में SO4 और H2O, ये तुम्हारा मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला याद कर लेना। हो सकता है तुमसे
एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछ लिया जाए। ठीक है, तो ये तुम्हारा Fe2+ बन जाएगा और डॉट में 6H2O हो जाएगा, यानी 6H2O हम ऐड करेंगे और फिर हमारा हो जाएगा 2NH4+ एंड 2H2O 2-। ठीक है, ये तुम्हारा एग्जांपल है, इसको लर्न कर सकते हो। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स अभी पीछे बढ़ के आ रहे हैं भैया। यहाँ पे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स होते हैं जो कि फॉर्म करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ दो या दो से ज्यादा सिंपल मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स को, और उसको हम यहाँ पे आइडेंटिटी कर सकते हैं कि वो सॉलिड है। अगर सॉलिड होगा तो डिसॉल्व हो जाएगा वो किसमें, वाटर के फॉर्म में, उसी को बोलते हैं हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, एग्जांपल ये याद कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स देखो भाई, चीज लिखी हुई है यहाँ पे, लीगेंड सेंट्रल एटम, यानी अगर तुम्हारा कोई लीगेंड है, ठीक है, और थोड़ा बेसिक और थोड़ा सा ऊपर चल रहे हैं। ठीक है, ये मत समझना, अभी मैंने बेसिक से स्टार्ट किया था, अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लेवल थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हमारे कुछ, अगर तुम यहाँ पे कोई कंपाउंड फॉर्म करते हैं, यानी मान के चलो तुमने एक यहाँ पे नेम फॉर्म करना है तुमको। ठीक है, अब नेम फॉर्म करना है तो तुमको सबसे पहले लीगेंड चाहिए होगा। ठीक है, उसके बाद तुमको यहाँ पे सेंट्रल एटम चाहिए होगा। ठीक है, उसके बाद एक कॉम्प्लेक्स आयन चाहिए होगा। ठीक है, उसके बाद तुमको कैटायन चाहिए होगा। ठीक है, उसके बाद तुमको एनायन चाहिए होगा। जब इतनी सारी चीजें तुमको एक मॉलिक्यूल में मिल रही हैं, इतनी सारी चीजें अगर तुमको एक कंपाउंड में मिल जाती हैं, एक मॉलिक्यूल में मिल जाती हैं, तो वो तुम्हारा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन जाता है, यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रिप्रेजेंट होता है। इन जनरल द कॉम्प्लेक्स आयन इज रिटन टू अ स्क्वायर बॉक्स। एक स्क्वायर बॉक्स में तुमने सारे कॉम्प्लेक्स आयन को एक सेंट्रल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, एंड आयंस एनायन कैटायन रिटर्न द आउटसाइड द कॉम्प्लेक्स आयन। और उसी स्क्वायर में तुमने कुछ आयंस को भी ले लिया, जो आयंस हमारे कैटायन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एनायंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्हीं को तुमने यहाँ पे आउटसाइड लिया, यानी बाहर की साइड लिया। किसको बाहर की साइड, किसको लिया, एनायन कैटायन को, किसको लिया बताओ, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स आयन को लिया ना मैंने, तो कॉम्प्लेक्स आयन को यहाँ पे तुम ऐसे रिप्रेजेंट करोगे। चलो थोड़ा सा और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि भैया क्या है। सीओ तुम्हारे यहाँ पे क्या है, लीगेंड है। सीओ तुम्हारा यहाँ पे क्या है, अगर तुम्हारे ब्रैकेट से पहले अगर जो चीज कंपाउंड लिखा हुआ है वो तुम्हारे यहाँ पे क्या होता है, लीगेंड होता है। समझ में आ गया, लीगेंड होता है। अब भैया यहाँ पे क्या ब्रैकेट के अंदर लिखा होगा तो लीगेंड नहीं होगा क्या, बिल्कुल होगा, तब भी होगा लीगेंड। ठीक है, तब भी लीगेंड होगा ना, तब भी लीगेंड होगा। तो ये मत समझना कि ब्रैकेट के अंदर लिखा है बाहर लिखा है तो वो लीगेंड नहीं होगा। ये समझो कि अगर तुम्हारा पहले अगर सीओ, जैसे सीओ है, ठीक है, कोई भी अगर तुम्हारे पे एमजी है, कोई भी अगर तुमने मेटल लिया, तुम वहां पे कह सकते हो कि तुमने क्या किया, वहां पे आयंस को लिया। ठीक है, आयंस को रिप्रेजेंट किया। अभी के लिए एग्ज्यूम कर लेते हैं कि हमारा जो सीयू है वो लीगेंड है, सेंट्रल एटम हमारा NH3 है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स आयन यहाँ पे 6 है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स आयन हमारा 6 है। अब यहाँ पे कैटायन क्या है हमारा, और आयन क्या, Cl3 तुम्हारे यहाँ पे क्या है, कैटायन एनायन है, दोनों है। कैटायन एनायन वो होते हैं जो यहाँ पे ऑक्सीडेशन को, रिडक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं भैया। भैया जिसके ऊपर प्लस का चार्ज होता है एनायंस होते हैं, जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज होता है वो हमारा कैटायन होता है। बिल्कुल सही है, तो वो चीज यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रही है। Cl पे माइनस का चार्ज है, Cl पे हमारा क्या है, माइनस का चार्ज है, लेकिन Cl हम यहाँ पे 2+ भी लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, क्योंकि उसकी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए लिखते हैं। ठीक है, तो ये मत समझना एनायन कैटायन को हमेशा बाहर रखोगे, ब्रैकेट के बाहर हमेशा बाहर होंगे, ये फिक्स है तुम्हारा। ठीक है, तो ऐसे तुम यहाँ पे करके रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे तुम्हारा फॉर्मूला लिखा हुआ है देखो यहाँ पे कि M इज द सेंट्रल एटम, L इज द लीगेंड, ए तुम्हारा यहाँ पे कैटायन है और B तुम्हारा यहाँ पे एनायन है। तो ये मैंने तुमको जनरल फॉर्मूला लिखा है रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सम इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। देखो कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होती है। अब कोऑर्डिनेशन एंटिटी का बेसिकली मतलब समझो यहाँ पे कि अगर तुम यहाँ पे कोई कंपाउंड का कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हो, कोई भी एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हो, तो एंटिटी का मतलब ये होता है कि वो क्या कर रहा है, आइडेंटिटी का मतलब आइडेंटिटी होनी चाहिए कि तुमने जो कंपाउंड बनाया है क्या वो कंपाउंड सही है, सारे मॉलिक्यूल्स को अच्छे से रिप्रेजेंट किया है, वो चीज यहाँ पे रिप्रेजेंट करती है क्या, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ठीक है, इट इज द फिक्स्ड सेंट्रल मेटल एटम और आयंस दैट इज बॉन्डेड टू अ स्पेशल नंबर ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल्स। बेसिकली तुमने सेंट्रल मेटल एटम्स को फिक्स्ड कर दिया अपने स्टेबल ऑफ पॉइंट्स पे, और अपने आयंस को भी उसी पे फिक्स कर दिया। अब तुमने क्या किया, तुमने ये सोचा कि उस सेंट्रल एटम पे क्या कुछ बॉन्ड, कुछ कंपाउंड्स क्या बॉन्ड बना रहे हैं, क्या जो स्पेसिफिक नंबर ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल्स हैं क्या वो उसके साथ रिप्रेजेंट हो रहे हैं, बिल्कुल रिप्रेजेंट हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो 6 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स है, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है कि 3 क्लोराइड आयंस है, CONH3 का होल ट्वाइस 6 Cl3, तो ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी डिफाइन हो रही है। इसी को भी यहाँ पे सेम चीज रिप्रेजेंट करेंगे, सेम हमारा जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड था ऐसे ही हमारा एंटिटी है। ठीक है, समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं यहाँ पे सेंट्रल एटम आयंस पे। इन द स्पेसिफिक ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट इन द इट इज द सेंट्रल एट कैटायन। अब भैया यहाँ पे क्या कुछ डिफरेंस नहीं होगा क्या, बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं होगा। जैसे तुमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रिप्रेजेंट करते हो ऐसे तुम्हारा कोऑर्डिनेशन एंटिटी है।
ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोऑर्डिनेशन जो बॉन्ड, यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है एटम्स के साथ में हो गया, आयंस के साथ में हो गया, तो वो एक ज्योमेट्रिकली अरेंजमेंट होता है, यानी ज्योमेट्रिकली तुम यहाँ पे रिप्रेजेंट भी कर सकते हो उन आयंस को, उन मॉलिक्यूल्स को, ठीक है। अब यहाँ पे तुमसे कहा गया कि जो सेंट्रल कैटायन है तुम्हारा, वो सराउंड कर रहा है किसमें, एक बॉन्डेड में, यानी एक बॉन्डेड फॉर्म में, ठीक है। अगर एक या एक से ज्यादा तुम्हारे न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं और वो निगेटिवली चार्ज आयंस हैं, ठीक है, तो वो तुमको दोनों रिप्रेजेंट होगा, यानी तुम न्यूट्रल भी कह सकते हो और निगेटिवली चार्ज आयंस को भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। अब तुमसे यहाँ पे कहा गया कि तुम्हारा जो कॉम्प्लेक्स यहाँ पे लिखा हुआ है CONH3 6Cl3, वो तुम्हारे यहाँ पे एग्जांपल में जैसे मान लो CH3+ तुम्हारा यहाँ पे सेंट्रल एटम है, ठीक है, सेंट्रल एटम की बात हो रही है, दैट इज द पॉजिटिवली चार्ज इज द कोऑर्डिनेटली बॉन्डेड टू अ 6 न्यूट्रल NH3 मॉलिक्यूल्स। अब देखो यहाँ पे सेंट्रल एटम तुमको पता लगे कि तुम्हारा CO है, ठीक है, उसमें क्या था, तुम्हारा लिगेंड था, उसमें क्या था, तुम्हारा लिगेंड था, किसमें, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अगर नॉर्मल कंपाउंड होगा तो तुम लिगेंड रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। अगर तुम्हारा ब्रैकेट में अंदर लिखा हुआ है तब भी तुम उसको लिगेंड रिप्रेजेंट करना, ठीक है। जैसे मान लो कि हमने यहाँ पे देखा था कि NH3 है, तो NH3 हमारा लिगेंड भी हो सकता है। NH3 भाई लिगेंड हो सकता है, नहीं हो सकता है भाई, अमोनिया है, ठीक है, तो अमोनिया लिगेंड भी हो सकता है, ठीक है, लिगेंड तो सबको कह सकते हो सारे मॉलिक्यूल्स को। तो ऐसे ही यहाँ पे भी सेम चीज है, यहाँ पे भी जैसे अमोनिया लिखा है तुम्हारा, तो यहाँ पे देखो इन्होंने कहा कि जो अमोनिया हमारा मॉलिक्यूल्स है वो 6 न्यूट्रल मॉलिक्यूल से कोऑर्डिनेशन स्फीयर बनाएगा, ठीक है, और उसी सेंट्रल मेटल एटम को ल्यूइस एसिड भी डिफाइन करेगा। तो यहाँ पे इतनी सारी चीजें यहाँ पे डिफाइन हो जाएंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे भैया यहाँ पे आता है हमारा लिगेंड्स। लिगेंड्स क्या होता है, लिगेंड्स आयंस और मॉलिक्यूल्स दैट आर बाउंड टू द कोऑर्डिनेशन एंटिटी। अगर कोऑर्डिनेशन एंटिटी तुम पीछे पढ़ के आ रहे हो तो मैंने तुमको ये बताया था कि अगर कोई भी अगर लिगेंड है, आयंस है और मॉलिक्यूल्स है, तो आयंस और मॉलिक्यूल्स अगर मिक्स करके एक लिगेंड क्रिएट कर रहे हैं, यानी मान लो कि एक ब्रैकेट में लिखा हुआ है हमारा CONH3, ठीक है, CONH3 लिखा हुआ है, तो इन्होंने क्या किया, आयंस भी है, मॉलिक्यूल्स भी है, बॉन्ड बना लिया, लिगेंड रिप्रेजेंट हो गया, ठीक है, लिगेंड रिप्रेजेंट हो गया। इसी को कोऑर्डिनेशन एंटिटी भी बोलते हैं हम यहाँ पे। सेंट्रल एटम्स एंड आइटम, यानी इसने क्या किया, यहाँ पे एक एटम को भी रिप्रेजेंट किया और जिसके अंदर जो आयंस है वो भी यहाँ पे परफेक्टली फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। सब चीजों को अच्छे से समझते चलना, ज्यादा दिमाग में ज्यादा जोर मत देना कि भैया समझ में नहीं आ रहा है, अरे कैसे समझ में आएगा, ये वो फलना। देखो भाई सबसे अच्छी बात यह है, नहीं समझ में आ रहा है वीडियो को रिवर्स करके देखना, तब समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को अगर अब तक लाइक नहीं किया है तो सारे स्टूडेंट्स से इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, वीडियो को एटलीस्ट लाइक कर देना यार, ठीक है, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, ठीक है। वापस आ जाओ अपने ट्रैक पे। these can be the simple ions like the Cl-। अगर तुम्हारे यहाँ पे सिंपल आयंस हैं जो कि क्लोरीन माइनस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो H2 में है, NH3 में है, और लार्जर मॉलिक्यूल्स तुम्हारे जो दिए हुए हैं H2N CH2 NH2, तो ये भी रिप्रेजेंट होगा एक लिगेंड के थ्रू, ठीक है, ये सारे लिगेंड्स होंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करोगे तुम, जैसे मान लो कि तुम्हारा यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है तुम्हारा KO4 FeCN6, तो भैया ब्रैकेट के अंदर जैसे मान लो यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो तुम 3 रिप्रेजेंट कर दोगे। कोऑर्डिनेशन नंबर सबसे इजी होता है, अगर तुम्हारे मॉलिक्यूल में अगर तुम यहाँ पे कोई 6 लिखा हुआ है तो तुम्हारा 6 हो जाएगा। भैया क्या पोटेशियम पे जो चार्ज लगा हुआ है ये वाला 4 वाला, क्या इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते क्या, नहीं, ये तुम्हारा यहाँ पे क्या है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी नहीं है, कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं है, ये वैलेंसी है, किसकी वैलेंसी है, यहाँ पे पोटेशियम की वैलेंसी है, ठीक है, ये हमारे क्या है, पोटेशियम है तो उसकी वैलेंसी है यहाँ पे, ठीक है, समझ में आ गया। वैलेंसी को रिप्रेजेंट नहीं करोगे, कोऑर्डिनेशन नंबर लिखोगे जो लिगेंड के साथ लगा हुआ है, ब्रैकेट के अंदर जो चार्ज लगा हुआ है उसकी जो नंबर है उसको तुम रिप्रेजेंट करते हो क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। तो इसमें आगे देखो जैसे यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, 2 रिप्रेजेंट कर दिया, 4 लिखा हुआ है, 4, भैया 4 कैसे आ गया, ये 2 नंबर, पहली बार 2 नंबर है ना, 2 नहीं लगा हुआ तो 4 है, 4 रिप्रेजेंट कर दोगे। यहाँ पे भैया 6 EDTA क्या होता है, 6 होता है, याद कर लो, EDTA हमारा 6 होता है, ठीक है। भैया EDTA का फुल फॉर्म क्या होता है, तो EDTA का फुल फॉर्म तुम्हारा यहाँ पे होता है एथिलीन डाइअमाइन टेट्राएसीटेट, ठीक है, एथिलीन डाइअमाइन टेट्राएसीटेट होता है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, अगर स्क्वायर ब्रैकेट है तुम्हारा है और उसके अंदर तुम्हारे लिगेंड्स है, मेटल एटम्स है, आयंस है, तो वो लिगेंड रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। अगर तुम डायरेक्टली अटैच कर देते हो लिगेंड्स को सारे मॉलिक्यूल्स के साथ में, तो वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स रिप्रेजेंट होता है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर तुम्हारा अगर फर्स्ट स्फीयर ऑफ अट्रैक्शन है किसी भी मॉलिक्यूल्स के साथ में, क्योंकि वो मेटल एटम रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वहां पे जो जितने भी हमारे लिगेंड्स होंगे वो यहाँ पे सिंगल यूनिट एक बिहेव करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो कि तुम्हारा लिगेंड लिखा हुआ है, ये तुम्हारा सेंट्रल एटम है, याद कर लो, पहला तुम्हारा सेंट्रल एटम होता है, ठीक है, याद कर लो। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी सब में याद कर लो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये होता है, एक चीज याद कर लो, मतलब ज्यादा सही है, सब भागो मत, ठीक है। जैसे मैं तुम लोगों को बताया कि भागो मत हर चीज के लिए, हर चीज समझते चलो। जैसे मान लो कि मॉलिक्यूल लिखा हुआ है, इसको तुमने माना तुम्हारा सेंट्रल एटम है, ये तुम्हारा लिगेंड है, ये तुम्हारा काउंटर आयन है, ठीक है। अब देखो काउंटर आयन तुम्हारा लिखा हुआ है ये,
ठीक है। तो यहाँ पे 2 AgM ऐड करेंगे तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स आयन निकल गया और प्रेसिपिटेट तुम्हारा AgCl निकल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन क्या होता है? द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ द लिगेंड एटम्स आर डायरेक्टली अटैच्ड to the central atom ions is refers to as the coordination polyhedron. CONS3 का whole twice 3 plus and the octahedral and the tetrahedral and square planar. देखो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन वो होता है जो हमको स्क्वायर भी रिप्रेजेंट करता है, ज्योमेट्री भी रिप्रेजेंट करता है, ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल मतलब जितने भी तुम्हारी ज्योमेट्रिकल फॉर्म में जितने भी तुम्हारे यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हैं, कंपाउंड्स हैं, शेप्स हैं, उनको रिप्रेजेंट करता है कौन? कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। ठीक है, तो यहां पे ये चीज बताई गई कि तुम्हारे स्पेशल अरेंजमेंट्स में लिगेंड्स हैं, एटम्स हैं, वो डायरेक्टली अगर अटैच हो रहे हैं सेंट्रल आयंस में एक कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो तुम उनको ये चीज रिप्रेजेंट करोगे। फिर लिखा हुआ है हमारे यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम, जो हमारा ऑक्सीडेशन नंबर है सेंट्रल मेटल एटम्स का, वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वो कैसे हम निकालते हैं, चलो ये भी देख लेते हैं। इट इज डिफाइन द चार्ज दैट द मेटल एटम वुड हैव इफ ऑल द नंबर लार्ज ligands and the electron pairs were removed. It is the computed as follows. यहाँ पे डिफाइन किया गया है तुम्हारा जो चार्ज है सेंट्रल मेटल आयन का, वो यहाँ पे एक लिगेंड के थ्रू इलेक्ट्रॉन के साथ में पेयर बन रहा है, बट पेयर बनने के बाद वो रिमूव भी हो जा रहा है। ठीक है, वो रिमूव भी हो जा रहा है, इसी को बोलते हैं यहाँ पे कंप्यूटेड एज फॉलोज। जैसे मान लो लिखा हुआ है हमारा K4FeCN6, तो यहाँ बन जाएगा तुम्हारा 4K+ तुम्हारा जहाँ पे जो आयंस है यानी पोटेशियम के, ठीक है, FeCN6 4 ऐसे निकल जाएगा तुम्हारा। ठीक है, समझ में आएगा। तुम्हारा जो पोटेशियम का चार्ज है वो पहले निकल गया यानी रिमूव हो गया, उसी को तुम बोलोगे क्या? ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर तुम्हारा जो पहले लगा हुआ होता है। यहाँ पे चार्ज हमारा 4 है, X रिप्रेजेंट हो गया। नंबर भी देखो लिखा हुआ है हमारा -1 है, तो यहाँ पे तुम ऐसे प्रेजेंट भी कर सकते हो। जैसे हमारा 6 था, 6 किसका था? पोटेशियम का था, वो लिख दिया हमने। ऑक्सीडेशन नंबर -4, तो यहाँ पे 4 आ गया, एंड 4 का यहाँ पे हाफ करोगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, हेप्टोलिटिक एंड हाइड्रोलिटिक कॉम्प्लेक्सेस भैया वो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जो कोऑर्डिनेट होते हैं आपस में, जो लिगेंड के साथ में रिप्रेजेंट होते हैं। जैसे मान लो कि तुम्हारा ये लिखा हुआ है, ये तुम्हारा हाइड्रोलिटिक कॉम्प्लेक्स है। देखो हाइड्रोलिटिक कॉम्प्लेक्स में क्या डिफरेंस ही होती है, तुम्हारे जो आयंस होते हैं वो सिर्फ स्क्वायर पे लगे होते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसमें एक सेंट्रल एटम लगा होता है। यानी हेप्टोलिटिक में क्या होता है कि यहाँ पे क्या लगा होता है हमारा, देखो ये चीज लगा होता है, काउंटर आयन लगा होता है। ठीक है, लास्ट में देखो, लास्ट में काउंटर आयन लगा हुआ है, ये काउंटर आयन लगा होता है। ऐसे समझ सकते हो कि भैया तुम्हारे होमोलिप्टिक में डैक लगा होता है एंड हेट्रोलिप्टिक में एक काउंटर आयन लगा होता है। नोमेनक्लेचर तुम लोग पढ़ लेना, इट्स अ होमवर्क। ठीक है, सिर्फ रीडिंग वाली चीजें पढ़ लेना। वर्नर थ्योरी में क्या लिखा हुआ है? वर्नर थ्योरी ने एक्सप्लेन किया था कि जो नेचर ऑफ बॉन्डिंग है कॉम्प्लेक्सेस की, एंड यहाँ पे कंक्लूजन ये निकाला था कि यहाँ पे जो मेटल्स होंगे, मेटल के जो कॉम्प्लेक्सेस होंगे, वो 2 डिफरेंट टाइप्स में वैलेंसी रिप्रेजेंट करेंगे, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी हमसे ये कहती है कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट है सेंट्रल मेटल एटम की और जो आयंस रिप्रेजेंट हो रहे हैं प्राइमरी वैलेंसी में, वो यहाँ पे सिमेट्रिकल होंगे, एसिमेट्रिकल होंगे। एसिमेट्रिकल मतलब यहाँ पे स्टेबल नहीं होंगे यहाँ पे। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे लिखा हुआ है हमारा व्हाट आर द प्राइमरी वैलेंसी ऑफ के, जैसे प्राइमरी वैलेंसी ऑफ के पूछा गया हमसे, तो यहाँ पे कोई कंपाउंड लिखा है, सेकंड कंपाउंड लिखा गया है। अब सेकंड कंपाउंड में हमको क्या कॉमन दिख रहा है, यानी क्या प्राइमरी वैलेंसी दिख रही है हमको? देखो हमको यहाँ पे एक वैलेंसी दिख रही है, एक तो आयरन की दिख रही है, तो कॉपर की दिख रही है। क्या होती है? 2 होती है। कॉपर पे 2+ का चार्ज होता है और Fe पे भी यानी हमारा आयरन पे भी 2+ का चार्ज होता है। तुमने देखो वो रिप्रेजेंट करती है, उसी को बोलते हैं यहाँ पे प्राइमरी वैलेंसी। ठीक है, समझ में आ गया। सेकेंडरी वैलेंसी भैया क्या होता है? सेकेंडरी वैलेंसी रिफर्स टू द नंबर ऑफ द लिगेंड्स एटम्स दैट आर कोऑर्डिनेटेड टू द सेंट्रल मेटल एटम बिकॉज दीज आर द डायरेक्शनल अ कॉम्प्लेक्स आयन एज अ स्पेसिफिक शेप। सेकेंडरी वैलेंसी वो रिफरेंसी होती है जो नंबर ऑफ लिगेंड एटम्स को कोऑर्डिनेटेड यानी कोऑर्डिनेटेड सेंट्रल मेटल एटम्स में रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन फॉर्म में हर चीज नहीं होती, क्योंकि जितने भी हमारे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो स्पेसिफिक शेप भी रिप्रेजेंट करते हैं अपना अपना। जैसे मान लो लिखा हुआ है हमारा CONS36Cl3 K4FeCN6, तो यहाँ पे जो वैलेंसी है वो 6 हो जाएगी। देखो लास्ट की वैलेंसी 6 लगी है उस पे हमारा लिगेंड पे, तो उसको तुम यहाँ पे ऐसे रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, ये तुम लोग यहाँ पे रीड कर लेना, वही चीज लिखी हुई है सेम। ठीक है, देखो टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लानर दैट द पोस्टुलेट्स ऑफ डिपिक्टेड एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म में तुम्हारा ऑक्टाहेड्रल ये रिप्रेजेंट होता है, टेट्राहेड्रल तुम्हारा ये प्रेजेंट होता है, और स्क्वायर में ये रिप्रेजेंट होता है। स्क्वायर में याद रखो तुम्हारा स्क्वायर बनता है यहाँ पे। ठीक है, 1 सेकेंड रुकना, इसको थोड़ा रिमूव कर देते हैं। हाँ, तो देखो स्क्वायर बनता है, देखो ऐसे, देखो स्क्वायर रिप्रेजेंट हो रहा है। टेट्राहेड्रल में तुम्हारा देखो ऐसे ये चीज बनेगी। ठीक है, ये चीज बनेगी ये ऐसे। ठीक है, टेट्राहेड्रल हो गया ये। ठीक है, टेट्रा में 3 साइड्स होती है ना, देखो 1 2 3। ठीक है, ये रिप्रेजेंट होगी। एंड फिर लिखा हुआ है हमारे यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल, तो ऑक्टाहेड्रल में तुम ऐसे रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, ये चीज रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, ऐसे करके।
ठीक है। तो आउटर एलिमेंट तुम्हारा ये बन रिप्रेजेंट हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो आउटर एलिमेंट तुम ऐसे रिप्रेजेंट करोगे। आगे बढ़ते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यानी वीबीटी क्या होता है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आर एक्सप्लेन द बॉन्डिंग द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बिकॉज द डी ऑर्बिटल्स ऑफ द इमेजिनरी ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स कॉम्प्लेक्सेस आर इनकम्प्लीट। बेसिकली वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वो थ्योरी होती है, ये थ्योरी एक्सप्लेन करी गई है, जितनी हमारी बॉन्डिंग होती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, जितनी हमारी बॉन्डिंग थी कंपाउंड्स की, मॉलिक्यूल्स की, क्योंकि यहाँ पे वो डी ऑर्बिटल्स में रिप्रेजेंट होगी। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जितनी हमारी ऑर्बिटल्स होंगी, जितनी हमारी ऑर्बिटल्स हैं, जितनी कंपाउंड्स हैं, वो एक ऑर्बिटल्स में रिप्रेजेंट होंगे, ठीक है, ऑर्बिटल्स से रिप्रेजेंट होंगे, क्योंकि उसकी जो मेजोरिटी है ट्रांजिशन मेटल्स की, वो एक कॉम्प्लेक्सेस को इनकम्प्लीट रखती है। क्यों इनकम्प्लीट रखती है? क्योंकि जो वैलेंस बॉन्ड्स होते हैं वो कंसीडर करते हैं डी ऑर्बिटल्स के हाइब्रिडाइजेशन को, sp2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन को, इन हाइब्रिडाइजेशन को फॉलो करते हैं। तो क्योंकि जो पेरेंटिवल शेल होता है डी ऑर्बिटल्स में, वो यहाँ पे क्लोज कर देता है उनकी एनर्जी को s ब्लॉक में, p ब्लॉक में, और जो आउटर मोस्ट शेल है वो यहाँ पे वेरियस टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे शो करती है। तो इसलिए जो वीबीटी है वो यहाँ पे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी रिप्रेजेंट होता है। द फॉलोइंग ऑफ द वीबीटी में देखो यहाँ पे 2 पॉइंट्स लिखे हुए हैं हमारा। द सेंट्रल एटम्स हैज द नंबर ऑफ द एम्प्टी ऑर्बिटल्स दैट कैन बी द एक्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय द लिगेंड। सेंट्रल मेटल एटम वो होता है जो नंबर ऑफ जितने भी हमारे खाली ऑर्बिटल्स, जितने नंबर ऑफ खाली ऑर्बिटल्स हैं, एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं, उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट नहीं हो पाए हैं उनको डोनेट कर देता है लिगेंड्स में, ठीक है, डोनेट कर देता है किसमें? लिगेंड्स में। जो कोऑर्डिनेशन नंबर है मेटल्स का, आयंस का, वो स्पेसिफिक कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट करता है उन्हीं खाली ऑर्बिटल्स में, ठीक है, उन्हीं ऑर्बिटल्स में ट्रांसफर कर देता है अपने डी ऑर्बिटल्स को। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड व्हेन द मेटल्स ऑर्बिटल्स एंड द लिगेंड ऑर्बिटल्स ओवरलैप। जो हमारे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हैं वो फॉर्म्ड हो रहे हैं मेटल ऑर्बिटल्स में, जो लिगेंड ऑर्बिटल ओवरलैप हो रहा है। तो यहाँ पे जो ग्रेटर इंस्टेंट ऑफ द ओवरलैपिंग, ग्रेटर इंस्टेंट ऑफ ओवरलैपिंग है हमारी, वो मोर स्टेबल रहती है उन कॉम्प्लेक्सेस में। डिफरेंट ऑर्बिटल्स होते हैं यानी एस पी और डी, हाइब्रिडाइज हो जाती है, एक फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं यहाँ पे क्या? प्रेसिपिटेट, ठीक है। वही चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे, सेम चीज़ है, देखो सारी चीज़ें यहाँ पे सेम ही है। द इनर ऑर्बिटल्स कंटेनिंग द डू नॉट बॉन्डिंग metals decreases that do not precipitate of the chemical bonding। जो अगर इनर ऑर्बिटल्स हमारे यहाँ पे कंटेन हो रहे हैं विदाउट बॉन्डिंग के, तो यहाँ पे जो मेटल्स के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ पे प्रेसिपिटेट फॉर्म में केमिकल बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ हमारा द कॉम्प्लेक्सेस पैरामैग्नेटिक, जो कॉम्प्लेक्सेस हमारे हैं वो पैरामैग्नेटिक रहेंगे, ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट होगा। द कॉम्प्लेक्सेस डायमैग्नेटिक, जो कॉम्प्लेक्स होगा वो डायमैग्नेटिक होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को भी रिप्रेजेंट नहीं करेगा, ठीक है। वही चीज़ देखो यहाँ पे लिखी हुई। लीनियर तो देखो हमारा 2 कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो तुम्हारा 2 sp होता है, 3 sp3 होता है, ठीक है। शेयर तुम्हारा अगर 2 है sp यानी लीनियर होगा, sp3 हमारा टेट्राहेड्रॉन होगा, ठीक है। ज्योमेट्री को यहाँ पे रिप्रेजेंट हुई थी, मैंने सामने रिप्रेजेंट कर दिया, इसको देख लेना, ठीक है। देखो यहाँ पे स्क्वायर प्लान में देखो स्क्वायर बनता है, यहाँ पे ट्राई बाई पिरामिडल में देखो ये शेप बनेगा, ऑक्टाहेड्रल में तो ये रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। नोट करके देखो ये चीज़ दिया हो, ये चीज़ पढ़ लेना, लिमिटेशंस एक बार रीड कर लेना, इतनी टफ नहीं है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में सिर्फ जो बॉन्डिंग होती है वो बताया गया कि कैसे वैलेंस होता है, ठीक है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या होता है ये देखते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जितनी भी हमारे क्रिस्टल्स फॉर्म हुए थे स्टार्टिंग में, वो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी रिप्रेजेंट करती है। जैसे मान लो कि मॉलिक्यूल्स हैं, आयंस हैं, एक सॉल्यूशन में देख रहे हो कि तुमने क्या किया, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो तुमने हीट कराया, तो कुछ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे? इवेपोरेट हो जाएंगे। जब इवेपोरेट हो जाएंगे तो वहां पे क्या हो रहा है कि कुछ क्रिस्टल्स ऐसे होंगे जो क्या हो रहे होंगे? एक बॉन्डिंग क्रिएट कर रहे होंगे, यानी बॉन्ड बना रहे होंगे, उन्हीं को क्या बोलते हैं? यहाँ पे हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी रिप्रेजेंट करते हैं। द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी लेस द वाइडली एक्सेप्टेड देन द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। जो हमारी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से हमारी कम होती है, यानी क्या होती है? मतलब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्रिस्टल्स के फॉर्म में थोड़ी हाईली रिप्रेजेंट होगी। जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो थोड़ी क्या होगी? लोली होगी, यानी बहुत ही ज़्यादा लो क्वांटिटी में होगी। It is assumed that the attraction between the complexes central metal and is a ligand is a purely electrostatic। अब यहाँ पे हमने assume किया कि जितने भी हमारे क्रिस्टल थे वो यहाँ पे एक अट्रैक्शन क्रिएट कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स में, सेंट्रल मेटल के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें रिप्रेजेंट हो रहे हैं। जो हमारा लीगेंड है वो प्योरली हमारा क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे एग्जाम्पशन भी लगता है, जो हमारी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है वो ये बताती है कि अगर कोई भी अगर सॉल्यूशन है, कोई भी अगर सॉल्यूशन है, अगर तुमने उसमें कुछ क्रिस्टल्स के फॉर्म में देखा है, यानी कुछ मॉलिक्यूल्स अगर वॉल्यूम, जैसे मान लो कोई भी सॉल्यूशन है उसमें कोई भी मॉलिक्यूल्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं, तो तुम भैया इसको क्या रिप्रेजेंट करोगे? तुम उसको सिंपल वे में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी रिप्रेजेंट करोगे कि कुछ क्रिस्टल्स ऐसे होंगे जो एक
फील्ड क्रिएट कर रहे होंगे उसी मॉलिक्यूल्स में। जैसे लीगेंड है वो कंसिडर करता है पॉइंट चार्जेस को। मेटल ऑर्बिटल्स में जितने भी हमारे लीगेंड ऑर्बिटल्स हैं वो कोई इंटरैक्शन क्रिएट नहीं करते, ये भी हमारा चीज सही होती है। जितने भी हमारे फ्री एटम्स हैं डी ऑर्बिटल्स में, मेटल्स में जो कि सेम चीज रिप्रेजेंट करते हैं वो डी जनरेट होते हैं। ठीक है, मेटल्स एक फॉर्म्ड होता है जो कि लीगेंड को डिस्ट्रॉय कर देता है, एंड जो मेटल्स होते हैं यानी ऑर्बिटल्स जो होती है वो एक एनर्जीज को फॉर्म करती है। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना हुआ है हमारा। ठीक है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का देखो एक क्रिस्टल है। ठीक है, यहाँ पे देखो फील्ड लगी हुई है। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करोगे एक्स वाई जेड, ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है। ऑक्टेहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस सिर्फ वन टाइम रीड कर लेना, इंपॉर्टेंट नहीं है यार। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ वन टाइम रीड कर लेना, इतना ही सॉर्टेड है। ठीक है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, अब ये मत कहना कि भैया समझ में नहीं आ रहा। भैया ऑक्टाहेड्रल का मतलब होता है कि ऑक्टाहेड्रल का मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे तुम यहाँ पे कॉम्प्लेक्सेस को डिफाइन कर रहे हो, यानी 6 साइड्स होंगी, यानी 1 2 3 4 5 6 कुछ ऐसा कंपाउंड बनेगा। बट यहाँ पे कंपाउंड रिप्रेजेंट नहीं करना है हमको यहाँ पे कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे ऑर्बिटल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा, वन टाइम रीड कर लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जैसे आयोडीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, फिर सल्फर हो गया, क्लोरीन हो गया, तो यहाँ पे सीधे ऑक्सीडेट H2O तक ये तुम्हारा सीरीज होती है, इसको लर्न कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। वीक लीगेंड कौन कौन से होते हैं, DTA होता है, फिर NH3 होता है, फिर एडीन होता है। ठीक है, फिनोथिलीन कौन सी होती है भैया, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पैटर्न ऑफ इंक्रीजिंग डोनेशन ऑफ इसेफेलॉइड। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर तुम्हारा एक पैटर्न ऑफ इंक्रीजिंग में डोनेट हो रहे हैं जितने भी तुम्हारे आयंस हैं, वो तुम ऐसे कुछ करके फॉलो करोगे, जैसे हमारा हैलाइड डोनेटर होगा, ऑर्थो नाइट्रो, एंड यहाँ पे सी डोनेटर। ठीक है, डोनर होगा। आगे बढ़ते हैं। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में, टेट्राहेड्रल में क्या होगा भैया, यहाँ पे 3 साइड्स बनेंगी क्या, बिल्कुल। देखो क्यूब रिप्रेजेंट हुआ है, इस क्यूब में रेगुलर ऑफ टेट्राहेड्रॉन्स हैं, यानी बहुत से ऐसे हैं। तो यहाँ पे एक जो एटम होगा वो सेंटर ऑफ क्यूब से रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, उसकी जो 4 ऑफ क्यूब है, यानी 4 साइड्स ऑफ जो क्यूब है 8 कॉर्नर्स की, वो ऑक्यूपाइड करेंगी यहाँ पे किसमें, एक लीगेंड में। जैसे मान लो तुमने क्यूब बनाया, उसका एक जो पॉइंट है वो क्या है, सेंटर पॉइंट है। सेंटर पॉइंट को एक लास्ट पॉइंट भी रिप्रेजेंट करेगा, ये पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा, ये भी रिप्रेजेंट करेगा, ये भी रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे ऐसे कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्सेस हैं, यानी एक पॉइंट से काफी अगर कॉम्प्लेक्सेस रिप्रेजेंट हो रहे हैं, यानी काफी लीगेंड्स हमारे यहाँ पे पॉइंट्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं, तो उनको टेट्राहेड्रल रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, अब भैया थोड़ा सा और क्लैरिटी दे दो। देखो जैसे मान लो तुम्हारा एक कंपाउंड है, अब कंपाउंड के ये भी टेट्राहेड्रल रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, ये भी टेट्राहेड्रल रिप्रेजेंट हो रहा है, तो कुछ ऐसे करके रिप्रेजेंट करते हो, ये तुम्हारा ये पे फॉर्म होता है। देख सकते हो यहाँ पे ये भी चीज बनी हुई है। डायरेक्शन तुम लोग यहाँ पे पढ़ लेना, इजिएस्ट है, कोई इतना टफ नहीं है। ठीक है, ये भी तुम लोगों को मैं रीडिंग करने देता हूँ, सिर्फ रीडिंग करने वाली चीजें हैं और कोई ज्यादा चीज इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, सिर्फ रीडिंग वाली चीजें हैं बस। सिग्मा बॉन्डेड कॉम्प्लेक्सेस, भैया सिग्मा बॉन्ड क्या होता है पता नहीं है क्या। सिग्मा बॉन्ड जो भैया पॉजिटिव बॉन्ड होता है, जो हाईली बॉन्डिंग करता है। ठीक है, जो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के साथ में बॉन्डिंग नहीं करता है, एक ही साथ मॉलिक्यूल्स में बॉन्डिंग करता है। ये सेंट्रल मेटल एटम है, जो कार्बन एटम है, जो लीगेंड रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको अगर साथ में रिप्रेजेंट कर दोगे तो जो सिग्मा बॉन्ड हमारा है वो कॉम्प्लेक्स के साथ में रिप्रेजेंट करेगा। जो हमारा लीगेंड कंट्रीब्यूट हो रहा है एक इलेक्ट्रॉन में, वो रेफर करेगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनर को। ठीक है, जैसे लिखा है हमारा RMgX, तो यहाँ पे क्या है, ग्रेनार्ड रिएजेंट है ये। R तुम्हारा एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड तुम्हारा यहाँ पे X है, और तुम्हारा हेलोजन तुम्हारा यहाँ पे X है। तो जो यहाँ पे एक कंपाउंड को साथ में एक लीगेंड के साथ में रिप्रेजेंट कर रहे हो सारे कंपाउंड्स को, तो वो चीज़ यहाँ पे रिप्रेजेंट होती है। जिंक कंपाउंड्स विद द फॉर्मूला, जिंक का कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होता है, R2Zn, जो फॉर्मूला रिप्रेजेंट हो रहा है यहाँ पे फ्रैंकलिन का। तो देखो यहाँ पे सारे मॉलिक्यूल्स हमारे रिप्रेजेंट हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पाई बॉन्डेड में भी सेम चीज़, पाई बॉन्डिंग होती है, उसको बोलते हैं यहाँ पे। वन टाइम रीड कर लेना इसको भी। ठीक है, अब ये मत समझना कि भैया सब रीडिंग के लिए दे रहे हो, बता नहीं रहे हो, भैया रीडिंग वाली चीजें हैं ये सब सिग्मा बॉन्ड ऑक्टाहेड्रल सब भाई वन टाइम इसे क्लास 11 में तुम लोग पढ़ के आए हो ना। अब इतना बेसिक बताऊंगा तब तो भाई वीडियो और बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो क्लास 12 में हो, ये सब बेसिक वाली चीजें हैं, सब क्वेश्चंस MCQ में पूछे जाएंगे, तुमसे मेन क्वेश्चन में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो बाद में हम लोग जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो वहां पे और अच्छे से सीख लेंगे। ठीक है, टेंशन मत लेना। आइसोमरिज्म क्या होता है, आइसोमर्स आर कंपाउंड्स, आइसोमर्स कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को पे रिप्रेजेंट है, लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला उनका रिप्रेजेंट होता है। शक्ल आइसोमेरिज्म में देखो, आइसोमेरिज्म आयंस आइसोमेरिज्म आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म होता है, जो यहाँ पे रिप्रेजेंट है। आइसोमेरिज्म अकर्स विद द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स प्रोड्यूस अ डिफरेंट आयंस सॉल्यूशंस, द फॉर्मूला हैज टू द आइसोमर्स। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा आइसोमेरिज्म कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कंपाउंड्स अकर करते हैं जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पे डिपेंड होते हैं। अगर तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कुछ आयंस को प्रोड्यूस कर रहे हैं डिफरेंट आयंस में, डिफरेंट सॉल्यूशंस में, तो यहाँ पे एग्जांपल तुम्हारा यहाँ पे होगा, यहाँ पे जो 2 आइसोमर्स है वो
दो फॉर्मूले के फॉर्म में रिप्रेजेंट होंगे, फर्स्ट और सेकंड। क्या क्या रिप्रेजेंट हुआ, जैसे मान लो ये वॉलेट कलर है, ये तुम्हारा यहाँ पे क्या है, पेंटामाइन ब्रोमाइड। यहाँ पे जो कोबाल्ट तुम्हारा है, कोबाल्ट तुम्हारा थर्ड, और प्लस में क्या हो जाएगा, SO4। देखो दो कंपाउंड्स हमारे यहाँ पे क्या हो गए, रिप्रेजेंट हो गए। ऐसे यहाँ पे तीन कंपाउंड निकलेंगे, यहाँ पे पहला कंपाउंड ये हो गया, दूसरा हमारा कंपाउंड ये हो गया, और तीसरा हमारा ये हो गया। ठीक है, तीन कंपाउंड्स हमारे क्या हो गए, रिप्रेजेंट हो गए। तो ऐसे रिप्रेजेंट होगा। ये येलो प्रेसिपिटेट बनेगा, ये हमारा व्हाइट होगा। इसमें क्या होगा, बेरियम SO4 होगा, BaSL2। ठीक है। हाइड्राइड आइसोमेरिज्म क्या होता है भैया, हाइड्राइड में क्या होता है, तुम्हारे हाइड्रोजन्स होते हैं जो कि आइसोमेरिज्म के साथ में रिप्रेजेंट होते हैं। जैसे मान लो देखो H2O लिखा हुआ है, H2O के जितने तुम्हारे मॉलिक्यूल्स है देखो H2O लगा होगा सब में। ठीक है, ये समझ लो भाई, ऐसे होते हैं। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में क्या होगा, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में क्या होगा, लिगेंड्स होंगे। देखो CH3 हो गया, ClCO4 हो गया, Cl2 हो गया, Cl4 हो गया। यहाँ पे Cl तुम्हारे यहाँ पे क्या है, आइसोमेरिज्म में आयंस है। ठीक है, यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहे हैं, यहाँ पे Cl, Br, आयोडीन, ये सब रिप्रेजेंट हो रहे हैं, इन्हीं को बोलते हैं यहाँ पे हम। ठीक है। लिंकेज आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म यानी कुछ ऐसे आयन जो लिंक कर रहे हैं आपस में। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा, यहाँ पे CONH3 NO2 Cl2 लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा CONH3 NO2 ONO Cl2, यानी कुछ ऐसे आयन जो आपस में इंटरचेंज हो गए। देखो यहाँ पे इंटरचेंज हो गए, यानी NO2 लिखा होगा तो यहाँ पे ONO कर दिया। तो यहाँ पे ऐसे आपस में जब लिंक होते हैं, यानी कुछ आयंस ऐसे होंगे जो आपस में लिंक हो रहे होंगे, जो शॉर्ट फॉर्म में लिखे होंगे। अगर तुम उसको फुल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हो तो वो लिंकेज आइसोमेरिज्म होते हैं। जैसे हम आइसोमेरिज्म अकर्स अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है आइसोमेरिज्म का जो कंटेन कर रहा है एमिडेंटेड लिगेंड। एमिडेंटेड लिगेंड का मतलब सिंगल सिंगल लिगेंड। ठीक है, NO2 CN SO3 O- CO, जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है। लिगेंड आइसोमेरिज्म क्या होता है, सम लिगेंड कैन एग्जिस्ट आर आइसोमर्स। कुछ ऐसे लिगेंड्स होंगे जो एग्जिस्ट करेंगे आइसोमर्स को, जैसे हमारा डाइमिनो प्रोपेन हो गया जो एग्जिस्ट कर रहा है 1,2 डाइमिनो प्रोपेन को। ठीक है, 3 को, एंड टेट्रामाइन डाइमाइन को। कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म सेम चीज होती है जो कि चेंजिंग करती है यहाँ पे पॉलीमर कॉम्प्लेक्सेस को, और यहाँ पे पोजीशन को भी, लिगेंड के पोजीशन को भी उसके रिस्पेक्ट में चेंज करती है, उसी को बोलते हैं। जैसे कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म में देखो यहाँ पे पोजीशंस चेंज हुई होंगी, इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया। ठीक है, ये पोजीशन चेंज होती है। ठीक है, सेम चीज लिखी हुई है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा यहाँ पे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है, कुछ ऐसे कंपाउंड जो कुछ ऐसे आइसोमेरिज्म कंपाउंड्स जो कि सेम नंबर आइटम्स पे और ग्रुप में सेम पोजीशन में रिप्रेजेंट हो रहे हैं, लेकिन जो एटम्स ऑफ ग्रुप है वो चेंज हो रहा है डिफरेंटली। यानी कभी कभी जो आयंस के साथ में जो एटम्स है उनका जो ग्रुप है वो चेंज हो रहा है, उसी को बोलते हैं क्या, हम सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम में चेंज हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे यहाँ पे, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ज्योमेट्री रिप्रेजेंट करते भाई उनको बोलते हैं। ठीक है, सिंपल वे में कहा जाए तो इतना ज्यादा देखो, इतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। डेफिनेशन क्या लिखा भैया, ये पढ़ के बताओ, वो पढ़ के बताओ। ज्योमेट्रिकल मतलब क्या भाई, जो ज्योमेट्रिकल शेप रिप्रेजेंट करें जो कंपाउंड, उन्हीं को बोलते हैं। बस सिंपल, खत्म। बस ये समझो, ऊपर ऊपर है। ठीक है, इतना डेप्थ में पढ़ो। डेप्थ में अगर पढ़ोगे तो भाई डेप्थ में इतना बोर्ड पूछता नहीं है, इतना नीचे नहीं पूछता। केमिस्ट्री में तो पूछता ही नहीं, केमिस्ट्री में सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो, वही बहुत है बस। ठीक है, तो एनसीईआरटी के नोट्स हैं बढ़िया, एकदम मस्त है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्सेस। भैया स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्सेस कौन कौन से होंगे, देखो यहाँ पे थोड़ा सा कटवट हो गया है। तो स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्सेस वो कॉम्प्लेक्सेस होंगे जो सिमिलर लिगेंड्स को अपनी ही पोजीशन पे प्रेजेंट करते हैं सिंस और ट्रांस में, उन्हीं को बोलते हैं यहाँ पे हम। ठीक है, और उन्हीं स्क्वायर में कुछ ऐसे लिगेंड्स होते हैं जो यहाँ पे क्या करते हैं, सिस आइसोमर्स को भी रिप्रेजेंट होते हैं। जैसे मान लो सिस ये है, ट्रांस ये है, भैया इसमें डिफरेंस क्या है, भैया इंटरचेंज हो गया। देखो यहाँ पे ये इंटरचेंज हुआ है, देखो ये इंटरचेंज हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो गया, Cl कंपाउंड्स को एक तरफ कर दिया और यहाँ पे NH3 कंपाउंड्स को एक तरफ कर दिया। यानी जो कंपाउंड जो सेम अपनी पोजीशन पे रहे, यानी अपनी पोजीशन पे सेम लिगेंड रिप्रेजेंट करें, उन्हीं को बोलते हैं यहाँ पे सिस एंड ट्रांस। देखो यहाँ पे सिस ट्रांस एग्जाम्पल लिखा हुआ है। यहाँ पे देखो ये चीज तुम्हारे MEB AD में क्या डिफरेंस होगा भैया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, देखो वाइंस इंटरचेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरचेंज हुआ, ये को इंटरचेंज हुआ, तो यहाँ पे इंटरचेंजिंग हो रही है। बहुत आइडेंटिकल जो आइसोमेरिक स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है। इसमें भी देखो स्क्वायर लगा हुआ है, तो यहाँ पे देखो क्या हो गया, इंटरचेंज हो गया। भाई इंटरचेंज क्या हो गया यहाँ पे, देखो यहाँ पे A लिखा हुआ है तो यहाँ पे AB और BA हो गया। ठीक है, ये भी चीज रिप्रेजेंट हो गई। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस MA4 B2 हो जाएगा, यानी A 4 होंगे और B क्या होगा हमारा 2 हो जाएगा, यानी A 2 3 4 और B 4। ऐसे देखो यहाँ पे 1 2 3 4 सिस एंड ट्रांस में चेंज हो गया। ठीक है, ऐसे देखो तुम लोग ये बना लोगे MA3 B3, तो MA3 और B3, देखो B3। ठीक है, ऐसे इंटरचेंज हो गया, यहाँ पे भी सेम चीज इसमें भी रिप्रेजेंट हो रही है। ठीक है, ज्यादा दिमाग मत लगाना है, एक सेकंड से समझ लो। देखो यहाँ पे बॉन्डिंग बन रही है, MA2 और B स्क्वायर है, देखो A ढूंढो पहले, A
ए लिखा हुआ है हमारा, ए का स्क्वायर लगाओ तो दो ए और होंगे, बी लगाओ तो बी दो होंगे हमारे, इंटरचेंज कर दो हम यहाँ पे, दोनों ए उठा के इधर इस साइड कर दो, दोनों उठा के इस साइड कर दो, ए बी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दो, ठीक है, ऐसी ये कर लेना, ठीक है। ऐसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर द कॉम्प्लेक्सेस आयन, यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में ऐसे कॉम्प्लेक्सेस आयंस हैं जो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं भैया यहाँ पे, क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो कि हमारा सेंट्रल एटम से, देखो वही चीज बात करी यार, लिंक्ड होंगे लिगेंड से, आयंस पे, न्यूट्रल पे, मॉलिक्यूल्स पे, ठीक है, तो वो डोनेट भी कर सकते हैं वो लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, वो चीज़ को लिखी गई, दोनों कंपाउंड्स लिखे गए हैं यहाँ पे। एंड लिगेंड्स भैया यहाँ पे हमने तुम लोग को बता दिया, तो लिगेंड्स कुछ ऐसे एटम्स होते हैं, आयंस होते हैं जो मॉलिक्यूल्स के साथ में रिप्रेजेंट होते हैं, वो अपने आयंस डोनेट भी कर सकते हैं अपने दो इलेक्ट्रॉन्स को क्या सेंट्रल एटम्स में, और जो फॉर्म कर देते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जो कि बोलते हैं यहाँ पे डेटिव लिंकेज। जो एटम्स होगा वो अपने लिगेंड्स को एक्चुअली डोनेट कर देगा अपने इलेक्ट्रॉन्स के पेयर को, बट यहाँ पे जो डोनर एटम होगा वो यहाँ पे लिगेंड्स के फंक्शंस को ल्यूएस बेस में चेंज कर देगा और डोनेट कर देगा वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स को, यानी एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देगा, ठीक है। जो सेंट्रल एटम्स है और आयंस है वो एक फंक्शन होगा जो कि ल्यूएस बेस पे एक्सेप्ट करेगा अपने इलेक्ट्रॉन्स को। टाइप्स ऑफ लिगेंड में बाइडेंटेड लिगेंड है, मोनोडेंटेड लिगेंड है, ट्राइडेंटेड लिगेंड है, टेट्रा है, पेंटा है, हेक्सा है। देखो यहाँ पे मोनो लिखा हुआ है तुम्हारा, यानी हमारे कितने लिगेंड्स होंगे, यानी एक सिंगल डोन एटम होगा और एक यहाँ पे क्या होगा जो इलेक्ट्रॉन होगा वो यहाँ पे डोनेट कर रहा होगा। बाइडेंटेड में हमारे दो डोनर एटम होंगे, ट्राइडेंटेड में हमारे कितने होंगे यहाँ पे प्रोसेस ऑफ 3 डोनर एटम्स, ठीक है। टेट्रा में हमारे कितने होंगे यहाँ पे 4 डोनर एटम होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे, ठीक है, याद कर लो भाई, ऐसे सेम चीज है। चिलेटिंग लिगेंड में क्या होगा, चिलेटिंग लिगेंड में भैया रिंग लाइक स्ट्रक्चर होगा यहाँ पे। बाइडेंटेड लिगेंड पॉलीडेंटेड लिगेंड में यहाँ पे क्या होगा, चिलेट एक लिगेंड होगा जो फॉर्म करेगा साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर। जैसे मान लो तुम्हारा एक लिगेंड लिखा हुआ है, ठीक है, ये सीएल लगा हुआ है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर डिफाइन हो रहा होगा भैया, कैसे देखो, जैसे मान लो तुम्हारा ये लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है सीएल 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 और सीएल लिखा हुआ है, ठीक है, तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करेगा, तो इसी को बोलते हैं क्या हम चिलेटिंग लिगेंड, ठीक है। जैसे मान लो लिखा हुआ है हमारे यहाँ पे चिलेट कॉम्प्लेक्सेस, रिजल्ट फॉर्म करेगा वो चिलेट करेगा, यानी 5 और 6 मेंबर रिंग्स होंगी, ठीक है, जो कि यहाँ पे मोस्ट स्टेबल होंगी, जो कि स्टेरियोमेट्रिक हिंड्रेंस को रिप्रेजेंट होगी, लार्जर कंपाउंड्स के ग्रुप को मोस्ट स्टेबल, अनस्टेबल रिंग्स होंगी, बट हाँ यहाँ पे जो स्मॉलर ग्रुप होगा लिगेंड्स का वो यहाँ पे बेसिकली स्टेबल होगा। थोड़ा स्ट्रक्चर सही नहीं बना है, देख लेना अच्छे से। एमिनेटेड लिगेंड में भैया मैंने तुमको बताया दो डोनर एटम्स होंगे जो कि नाइट्रो और साइनो लिखा हुआ है, ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे ये चीज़ रिप्रेजेंट है, कोऑर्डिनेशन नंबर मैं बता दिया मैं तुम लोगों को, ये चीज़ रिप्रेजेंट है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, तो भैया इसको ज्वाइन कर लो, जिस स्टूडेंट ने ज्वाइन नहीं किया है, इस पे नोट्स, लिंक्स, पीडीएफ और नोटिफिकेशन, सारी नोटिफिकेशन सब यहीं पे आती है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, फटाफट से ज्वाइन कर लो जिस भी स्टूडेंट ने ज्वाइन नहीं किया है। ये मेरा टेलीग्राम डिस्कशन चैनल है, इसको भी ज्वाइन कर लो, ठीक है, काफ़ी डिस्कशन होते हैं यहाँ पे, ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से ज्वाइन कर लो। आई होप कि एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा, सारे मैंने वन शॉट में डिटेल में जब मैंने हर चीज़ बता दिया है, इससे आगे कुछ नहीं आएगा, इसके अंदर से ही जो चीज़ें आने वाली होगी वही सारी चीज़ें आएंगी, चाहे वो बोर्ड के स्टूडेंट्स हो या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के स्टूडेंट्स हो, ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।